हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन से सॉल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे जुलाई मंथ की मैगजीन है जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्लस आरओ एआरओ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर की मैगजीन है। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आरओ के लिए मॉक टेस्ट है, पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है, एनडीए का जो एग्जाम हुआ है उसका व्याख्यात्मक हल दिया है, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे प्रश्नोत्तर सार है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर हैं, बिहार के करंट अफेयर, साथ ही समसामयिक प्रश्न है और वन लाइनर समसामयिक भी यहाँ पे दिया गया है। आइए देखते हैं इस अंक में कहाँ तक का करंट अफेयर है। तो ये जो मैगजीन है इसमें 26 मई 2024 तक के घटनाक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसके पहले वाले वीडियोज में हमने राज्य समाचार और राष्ट्रीय और आर्थिक तीनों सॉल्व कर लिया है और ये तीनों से संबंधित जो वीडियो हैं हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इससे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर क्लास। तो यहाँ पे पहली खबर क्या है, तो पहली खबर है कि मोहम्मद मुखबर को राष्ट्रपति ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि 20 मई 2024 को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुखबर की नियुक्ति हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद की गई है। मोहम्मद मुखबर अधिकतम 50 दिनों की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ईरान के संविधान के अनुसार यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो 50 दिनों के भीतर अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित करना आवश्यक है। वर्ष 2021 में रईसी को राष्ट्रपति चुने जाने पर मोहम्मद मुखबर देश के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून। तो 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को महिला जनांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। यूरोपीय संघ के सदस्य को 3 वर्ष के अंदर इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करना आवश्यक है। इस कानून का उद्देश्य महिला को लिंग संबंधी हिंसा, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने और हिंसा तथा घृणा को उकसाने जैसी आपराधिक कृत्यों से बचाना है। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 वर्ष तक का कैद की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है, जैसे कि पति, पत्नी या पूर्व पति, तो कानून इससे अधिक दंड देने का भी प्रावधान करता है, यानी कि उसको 1 से 5 साल से अधिक का भी दंड दिया जा सकता है अगर जो अपराधी है वह आपका पारिवारिक संबंधी है। तो अब यहाँ पे यूरोपीय यूनियन के बारे में दिया हुआ है। तो EU 27 यूरोपीय देशों का अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा की गई थी जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा जो है वह है यूरो। इसका उपयोग 20 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, यानी कि टोटल 27 सदस्य देश हैं, इसमें से 7 सदस्य देश यूरो का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी जो 20 सदस्य देश हैं वो यूरो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि यूएई भारत सेपा यानी कि CEPA काउंसिल के साथ ICC का समझौता। 9 मई 2024 को यूएई भारत CEPA परिषद एवं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICC के महानिदेशक राजीव सिंह और UICC के निदेशक अहमद अल जनेबी ने संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर जमाल अलसाली की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी के उद्देश्यों पर आधारित है, जिसका लक्ष्य व्यापार की मात्रा को बढ़ावा देना, उद्यमों को अनुकूल व्यापार नीतियों पर लाभ पहुंचाना तथा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक विकास के अवसर सृजित करना है। वर्ष 2024 में स्थापित यूएई भारत CEPA परिषद
ने यूएई और भारत के बीच आर्थिक, निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत एवं यूएई के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लाभ 16% से बढ़कर 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि CEPA 18 फरवरी 2022 को दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया। कब हस्ताक्षरित किया गया ये? तो 18 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि आंद्रेज प्लेनकोविक तीसरी बार क्रोएशिया के PM बने हैं। 17 मई 2024 को क्रोएशिया संसद ने प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक के नेतृत्व वाली यूरोपियन क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के प्रभुत्व वाली सरकार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रेज प्लेनकोविक का यह तीसरा कार्यकाल है। वह 19 अक्टूबर 2016 से क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 17 जुलाई 2016 से यूरोपीय पीपुल्स पार्टी के सदस्य क्रोएशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में क्रोएशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि HDZ ने 2016, 2020 और 2024 में लगातार 3 बार चुनाव जीत हासिल की। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन में पानोनियन प्लेन और भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है। क्रोएशिया जो है यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। क्रोएशिया की राजधानी जो है यह जाग्रेब है एवं यह 1 जुलाई 2013 से यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य देश है। आपको अभी हमने बताया कि यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं जिसमें से एक सदस्य इसका क्रोएशिया भी है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 इंपॉर्टेंट है। 13 से 15 मई 2024 के मध्य नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है। विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीकी एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में भारत द्वारा पहली बार अपने पवेलियन का प्रदर्शन किया गया। भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित इस पवेलियन में भारत ने हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी प्रगति को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ। तो 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी दे दी है। अबू धाबी के कसर अल वतन में कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा इसकी घोषणा की गई। यूएई द्वारा शुरू किया गया यह वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में रूस द्वारा तेल व गैस की खोज। तो हाल ही में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स एनवायरनमेंट ऑडिट कमेटी यानी कि EAC को सौंपे गए सबूतों के अनुसार रूस ने अंटार्कटिका के ब्रिटिश क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की है। खोजे गए भंडार में लगभग 511 बिलियन बैरल तेल होने का अनुमान है जो पिछले 50 वर्षों में उत्तरी सागर के उत्पादन का लगभग 10 गुना है। अंटार्कटिका वर्तमान में 1959 की अंटार्कटिक संधि के अधीन है जिसके अनुसार क्षेत्र में सभी तेल निष्कर्षण गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। यह संधि यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई थी कि इस क्षेत्र का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए और यह अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण नहीं बन सके। 1976 में संधि पर हस्ताक्षर करने वालों ने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एहतियाती दृष्टिकोण अपनाते हुए अंटार्कटिका में खनिजों की खोज और दोहन पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि विलियम चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति। तो 20 मई 2024 को विलियम लाई चिंगते ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति त्साई इंग वेन का स्थान लिया। इस अवसर पर हसियाओ बी खिम ने भी देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। नाम थोड़ा सा गौर करिएगा क्योंकि उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है, इतना टफ है। आगे बढ़ते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते त्साई इंग वेन प्रशासन के तहत उपराष्ट्रपति थे।
ताइपे में आयोजित समारोह में 29 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें प्रशांत मध्य अमेरिका और होली सी में ताइवान के अंतिम 12 राजनयिक सहयोगी शामिल हैं। राष्ट्रपति विलियम लाई चिंगते ने कहा कि चीन को ताइवान के खिलाफ अपनी आक्रामकता रोकनी चाहिए और उनका प्रशासन ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर। अफ्रीका पर भारत और अमेरिका का वार्ता का दूसरा दौर स्टार्ट हो गया है। तो यह 14 से 15 मई 2024 के मध्य वाशिंगटन डीसी में अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता यानी कि इंडिया यूएस डायलॉग ऑन अफ्रीका का दूसरा दौर जो है यह आयोजित किया गया। इसका नेतृत्व भारत की ओर से आर्थिक और दक्षिणी अफ्रीकी मामलों के अतिरिक्त सचिव पुनीत आर कुंडल ने किया। अफ्रीका पर भारत अमेरिका संवाद का उद्देश्य विचारों और दृष्टिकोणों को साझा करना और अफ्रीका में एक साथ काम करने के लिए संस्थागत, तकनीकी और द्विपक्षीय तालमेल विकसित करने के तरीके तलाशना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संबंधित शक्तियों का लाभ उठाते हुए अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकासात्मक परियोजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना और उसका समर्थन करना है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में भी अफ्रीकी संघ को शामिल करने के बाद अमेरिका और भारत के बीच अफ्रीका पर यह पहली ऐसी वार्ता है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में यह है कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र। तो भारत ने 6 से 10 मई 2024 के मध्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में बुरुंडी के अस्थायी प्रतिनिधि जेफरिन मनिरतांगा द्वारा की गई। ये कहाँ के हैं? तो ये बुरुंडी के हैं और अस्थायी प्रतिनिधि हैं। UNFF19 बैठक वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2030 तक सतत विकास की दिशा में प्रगति बढ़ाने पर केंद्रित थी। इस सत्र के दौरान भारत ने पिछले 15 वर्षों में वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन में देश की महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया है। वैश्विक स्तर पर भारत वर्ष 2010 एवं 2020 के मध्य औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक के तहत एक निकाय है। इसका उद्देश्य वनों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी कि इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के लक्ष्यों का समर्थन करना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वन संबंधित उपकरणों, प्रक्रियाओं, प्रतिबद्धताओं और उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा बैठक। तो 7 मई 2024 के मध्य मलेशिया के पुत्रजया में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी कि AITI-GA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत और सभी 10 आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव मस्तूरा अहमद मुस्तफा ने की। AITI-GA को व्यवसायों के लिए अधिक व्यापार सुविधाजनक और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा के लिए चर्चा मई 2023 में शुरू की थी। AITI-GA की समीक्षा के कार्यों में संलग्न संयुक्त समिति की अब तक 4 बार बैठकें हो चुकी हैं। 5वीं संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन 29 से 31 जुलाई 2024 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा। भारत के वैश्विक व्यापार में 11% की हिस्सेदारी के साथ आसियान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है। वर्ष 2023-24 के दौरान दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। तो यहाँ पे आसियान के बारे में दिया हुआ है, देखते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1997 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य राष्ट्र हैं। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन। तो 20 से 30
मई 2024 के मध्य केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र यानी कि NCPOR तथा अंटार्कटिक संधि सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। यह अंटार्कटिका में पर्यावरणीय प्रबंधन एवं वैज्ञानिक सहयोग पर रचनात्मक वैश्विक वार्ता को सुविधाजनक बनाने की भारत की इच्छा के अनुरूप है। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुई। वर्तमान में 56 देश अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत वर्ष 1983 में अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा है। भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री बने हैं। तो 8 मई 2024 को एडिनबर्ग में एक औपचारिक समारोह में शपथ लेने के बाद जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री यानी कि फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। प्रथम मंत्री स्कॉटिश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। उन्होंने हमजा हारून यूसुफ का स्थान लिया, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जॉन स्वाइनी ने 2014 से 2023 तक उप प्रथम मंत्री के रूप में कार्य किया। वह यूनाइटेड किंगडम के हस्तांतरण के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उप प्रथम मंत्री रहे। उल्लेखनीय है कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत एक देश है जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है तथा इसकी वैधानिक मुद्रा जो है यह पाउंड स्टर्लिंग है। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है। याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं, तो 4 हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की वेबसाइट में यूनाइटेड किंगडम को एक देश के भीतर देश यानी कि कंट्रीज विद इन अ कंट्री के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट जो करंट है न्यूज में वह है कि भारत भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 6 से 7 मई 2024 के मध्य लद्दाख के लेह में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क यानी कि JGC की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोलने, नए व्यापार मार्गों को अधिसूचित करने, बुनियादी ढांचे के विकास, पारगमन प्रक्रियाओं के स्वचालन और डिजिटलीकरण, तस्करी की रोकथाम, समन्वित सीमा पार प्रबंधन तथा सीमा शुल्क डेटा के आगमन, पूर्व आदान प्रदान आदि कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आयात और निर्यात दोनों के मामले में भारत भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। वर्ष 2022-23 में भूटान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1615 मिलियन था, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80% है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि DPI पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो 25 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटीजन स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी नामक विषय पर संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल यानी कि iSPIRT के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। भारत के नेतृत्व में आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में परिवर्तनकारी इंडिया स्टैक से प्रेरित भारत की अग्रणी सिटीजन स्टैक पहल को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। सम्मेलन में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को वैश्विक मानक के रूप में पेश किया गया है। इस संबंध में भारत ने अपनी सिटीजन स्टैक पहल साझा की है, जिससे अन्य देशों को अपने स्वयं के DPI को समझने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि भारत एवं नेपाल के लेखा परीक्षा संस्थानों के मध्य समझौता। तो 2 मई 2024 को भारत और नेपाल के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू एवं नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राय ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ऑडिट से जुड़े पेशेवरों के बीच क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने में मददगार होगा।
साथ ही यह भारत और नेपाल के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा। तो ये रहे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।